हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इन 100 एमसीक्यू के द्वारा आपकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है सेट एग्जाम के लिए पूरी की पूरी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपकी थ्योरी थ्योरी प्लस जो आपके एमसीक्यू है दोनों की यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो बेनिफिशियल सेशन आपके एग्जाम के लिए। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। और इन 100 क्वेश्चन के द्वारा आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्जाम के लिए 101% पूरी पूरी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो पहला सेशन है, 4 सेशन होंगे अपने 4 पार्ट के अंदर आपके 100 वीडियो होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे। सो हर में आपके 25 25 25 एंड ईच वीडियो है 25 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस इन ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ डैश डैश बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट। ये बोल रहा है कि जो सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस है ह्यूमन के अंदर वो कितने बेस पेयर की होती है। ठीक है, तो सेंट्रोमेर जो रीजन है उसके पास में होते हैं अल्फा सेटेलाइट डीएनए। ठीक है, और ये एक रिपीटिंग यूनिट होती है ह्यूमन सेटेलाइट डीएनए की, जो दैट मीन्स 171 बेस पेयर की होती है। कितने की होती है? 171 बेस पेयर की। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है। तो जो अल्फा सेटेलाइट डीएनए है वो आपका रैंडमली रिपीटेड, और ये इंपॉर्टेंट होता है जो काइनेटोकोर फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है उसके लिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस है ह्यूमन में वो है आपकी 171 बेस पेयर की। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच क्रोमोसोम लुक लाइक ए रोड शेप। रोड शेप की बात करें तो वहां पे आपका आंसर आता है टीलोसेंट। ठीक है, जैसे अगर आपका सेंट्रोमियर बीच में है तो अपन उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अगर आपका सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा पीछे है देन सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे रोड शेप पूछे तो रोड शेप के अंदर आपका आंसर आएगा टीलोसेंट्रिक। इसको आप रोड शेप बोलो या फिर आई शेप बोलो, दोनों बोल सकते हो इसको। मेटासेंट्रिक आप वी शेप बोल सकते हो, सब मेटासेंट्रिक आप एल शेप बोल सकते हो, एक्रोसेंट्रिक आप जे शेप बोल सकते हो। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर है उसकी लोकेशन कहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, इनकरेक्ट अबाउट एसएमसी प्रोटीन। देखो एसएमसी की बात कर रहे हैं तो एसएमसी में पहला देखो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं आता, ये होता है यहाँ पे मेंटेनेंस। फुल फॉर्म में ध्यान रखना। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। एसएमसी प्रोटीन क्या है? एक तरह की एटीपेज है। एटीपेज प्रोटीन है, दैट मीन्स काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी की रिक्वायर है। जो एटीपेज प्रोटीन है जिसका काम होता है क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके पास में एक एटीपी बाइंडिंग रीजन होता है। यहाँ से चीजें ध्यान रखना, एटीपी बाइंडिंग रीजन होगा, इसके पास एक कैटालाइटिक डोमेन होगा। ठीक है, लॉन्ग कोयल रीजन होगा, प्लस इसके पास हिंज डोमेन होगा। और अगर आपसे एसएमसी प्रोटीन के नाम पूछ ले कि आप एसएमसी प्रोटीन का नाम बताओ, तो आपको ध्यान रखना एक तो आपकी कोहेंसिन। ठीक है, ये क्या करती है? जो सिस्टर क्रोमेटिड है उन दोनों को आपस में पकड़ के रखती है। कौन? कोहेंसिन। अगर आपसे पूछे कि दूसरी और कौन सी है तो आपका आंसर होगा कंडेंसिन। ठीक है, और अगर आपसे एक और पूछे SMC5 कॉम्प्लेक्स, सो कोहेंसिन का काम है आपके जो क्रोमेटिड्स है उसको आपस में पकड़ के रखना। कंडेंसिन का काम है क्रोमोसोम को सेग्रीगेशन करना, और जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन है वहां पे काम आती है आपकी SMC5। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम है। सेकंड आपका सही है, एटीपेज प्रोटीन हैव ए न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग एंड कैटालाइटिक डोमेन। सो बी और सी सही है, सो ए यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। सो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच वन ऑफ द मॉडिफिकेशन अकर इन हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? देखो जैसे आपकी हिस्टोन प्रोटीन बनी और जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में जाती है, तो इनके अंदर क्या है? जैसे एसिटाइलेशन भी होगा, मिथाइलेशन भी होगा, फोस्फोराइलेशन भी होगा, यूबिक एसिड भी होगा,
एडीपी राइबोसाइलेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एसिटाइलेशन भी है, फॉस्फोराइलेशन भी है, सिमोलाइजेशन भी है, यूबिकिटाइजेशन भी है, एडीपी राइबोसाइलेशन भी है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हिस्टोन हिस्टोन का जो मिथाइलेशन होता है और हिस्टोन मिथाइलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। हिस्टोन मिथाइलेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ को आप ऐसे समझो। हिस्टोन मिथाइलेशन के अंदर कुछ कंडीशन तो ऐसी होगी जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करेगी और कुछ कंडीशन ऐसी होगी जो उसको रिप्रेस करेगी। सो आपको ध्यान रखना है जो H3K4 जो मिथाइलेशन होगा वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव करेगा, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। H3K4 वाला मिथाइलेशन एक्टिव करेगा, जबकि H3K9 वाला है वो रिप्रेस करेगा, मतलब उसको इनहिबिट करेगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो हिस्टोन मिथाइलेशन में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन के एक्टिव की बात पूछे तो H3 और K4 पे, और अगर आपकी रिप्रेशन की पूछे तो आपका आंसर होगा H3K9 पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है एंजाइम दैट एसिटाइलेट हिस्टोन्स। अगर हिस्टोन एसिटाइलेशन की बात होगी तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? जो आपका एंजाइम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये क्या काम करेगा? आपके हिस्टोन पे जो एसिटाइलेट है उसको लगाएगा। देखो यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आपको एंजाइम के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वन इज करेक्ट अबाउट पोलिटिन क्रोमोसोम। देखो पोलिटिन क्रोमोसोम एक तरह क्या है, जियांट क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये बनता कैसे है ध्यान रखना, ये बनेगा रेपिटेटिव डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में एंडोमाइटोसिस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इसमें देखो जो पूछा है सेल्स इन पोलिटिन अंडरगो एंडोमाइटोसिस, जो अपन ने बात की पहली बात सही है। नोन एज जियांट क्रोमोसोम, सही बात है। डिस्कवर्ड इन लार्वल सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमस, जो कायरोनोमस लार्वी है उसके अंदर। सो ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखना है पोलिटिन क्रोमोसोम जियांट क्रोमोसोम है। कायरोनोमस की जो लार्वी है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है और एंडोमाइटोसिस के द्वारा बनता है। सो एंडोमाइटोसिस दैट मीन्स जब डीएनए रेप्लिकेशन रेपिटेटिव होता है विदाउट सेल डिवीजन, देन वी विल से एंडोमाइटोसिस। सो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। देखो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है, दो एंजाइम है, एक तो हेलिकेज प्लस प्राइमेज। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं प्राइमोसोम। अब यहाँ पे ये बात आती है कि हेलिकेज का काम क्या है, प्राइमेज का काम क्या है। एक सेकंड देखो, हेलिकेज क्या करता है, जब रेप्लिकेशन होता है तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो डीएनए है उसकी अनवाइंडिंग करता है, डीएनए अनवाइंडिंग। और अगर प्राइमेज की बात करें तो ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। सो हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को ओपन करेगा, प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा। सो प्राइमोसोम के अंदर एक तो हेलिकेज एंजाइम होगा प्लस आपका प्राइमेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इनकरेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में गलत बताना है, ठीक है, कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में गलत कौन सा है यहाँ से। डीएनए पॉलीमरेज से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। क्या क्या इनके करेक्टर्स हैं, कौन सा टाइप है, कौन से के पास एक्सोन्यूक्लिक है, एंडोन्यूक्लिक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछते हैं। देखो पहले की बात करें तो डीएन नोन एज कोर्नबर्ग एंजाइम, देखो इसकी डिस्कवरी कोर्नबर्ग ने की थी, सो इसलिए इसका नाम पड़ गया कोर्नबर्ग एंजाइम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहला हो गया नॉन एज कोर्नबर्ग एंजाइम। इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी भी है, ये भी ध्यान रखना है।
प्लस 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। डीएनए पॉलीमरेज के पास में जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपका, इसके पास 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस और 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सो पॉलीमरेज कैसे होगी, 5 to 3, और एक्सोन्यूक्लियस में 5 to 3 भी है और 3 to 5 भी है। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। प्लस ये इसने बताया कि टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो टेट्रामेरिक नहीं होता, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। तो एग्जाम के लिए ये, क्योंकि ये है मोनोमेरिक प्रोटीन। कैसी है, मोनोमेरिक। सो स्टेटमेंट 4 है वो यहाँ से गलत हो गया। प्लस अगर आपसे पूछे कि डीएनए रिपेयर, गैप फिलिंग एंड प्राइमर रिमूवल में कौन सा एंजाइम काम का है, तो आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ से देखो डीएनए पॉलीमरेज का जो गलत स्टेटमेंट है वो है टेट्रामेरिक नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है आपका मोनोमेरिक। सो 8वां राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 देखते हैं, करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसने बोला है कि ये मोनोमेरिक होता है, सही बात है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मोनोमेरिक है। 5' to 3' इसके पास एक्सो पॉलीमरेज एक्टिविटी है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। लो पॉलीमराइजेशन रेट एंड अल्टरनेटिव डीएनए रिपेयर पॉलीमरेज, सही बात है। सो मोस्टली आपका काम आता है डीएनए रिपेयर में। सो ऑल आर करेक्ट, ये चीज ध्यान रखनी है। सो डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली डीएनए रिपेयर के लिए, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में ध्यान रखना है। तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से देखो पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। थर्ड देखो, करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। थर्ड के बारे में आपको बताना है। तो एक तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैसा है, एक तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मेन एंजाइम, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, ठीक है। मल्टीमेरिक है, हाई पॉलीमराइजेशन है, हाई प्रोसेसिविटी है, ठीक है। और 3' to 5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे जब भी पूछे कि मेजर रेप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है, देन योर आंसर विल बी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिक्टोमस रेप्लिकेशन। देखो डिक्टोमस रेप्लिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में, वन रेप्लिकेशन फोक ऑन सिंगल क्रोमोसोम, ये तो गलत है, डिक्टोमस में वन नहीं होता। रेप्लिकेशन विदाउट प्राइमेज, ये भी गलत है। 6 रेप्लिकेशन फोक ऑन सिंगल क्रोमोसोम, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, तो उस एक सिंगल ओरिजिन से जब 2 रेप्लिकेशन फोक बनते हैं, बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं अपन, उसको बोलते हैं डिक्टोमस, ठीक है। यहाँ से 6 नहीं, यहाँ पे 2 करना, 2 रेप्लिकेशन फोक ऑन सिंगल क्रोमोसोम, वो होता है आपका डिक्टोमस रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम। देखो डीएनए के अंदर क्या है, 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है लेगिंग और एक होता है आपका लीडिंग। तो जिस स्टैंड पे जो डीएनए सेगमेंट में बनता है टुकड़ों में, ठीक है, वो स्टैंड होता है आपका लेगिंग। और लेगिंग स्टैंड पे जो डीएनए बनता है मतलब डिसकंटिन्यूस, और इस डिसकंटिन्यूस में जो सेगमेंट बनते हैं उनको बोलते हैं ओका जाकी सेगमेंट। और इन ओका जाकी सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। तो ध्यान रखना है, जो लेगिंग स्टैंड पे डिसकंटिन्यूसली डीएनए बनता है उनको बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट, और इन फ्रेगमेंट को जो आपस में जोड़ने का काम करता है वो करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 13, 5 ह्यूमन क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जो आपके सेंट्रोमियर के नीचे की तरफ एक और जो नैरो रीजन है, दैट मीन्स उसको अपन क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है आपके किसके साथ में, NOR रीजन के साथ, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। और NOR के अंदर क्या होता है, आपके RRNA होते हैं मोस्टली। सो एक्रोसेंट्रिक है ये 500 के 500, 13 14 15 सॉरी 13 14 15 21 एंड 22। तो ये सारे के सारे 500 कैसे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले ह्यूमन में, ठीक है। सो एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर जब भी आपसे ह्यूमन क्रोमोसोम पूछे जिसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो आंसर होगा आपका 13 14 15 21 एंड 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन होती है सबसे ज्यादा आर्जिनिन और लाइसिन से रिच, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। हिस्टोन कैसी है, बेसिक प्रोटीन आपकी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और दोनों कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, बैकबोन में फॉस्फेट है। हिस्टोन कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की बैकबोन में क्या है, फॉस्फेट है, इसलिए ध्यान रखना है। सो इसलिए क्या होता है कि पॉजिटिव तो हिस्टोन हो गया, नेगेटिव DNA हो गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। सो जब भी आपसे पूछे हिस्टोन किस में बनी है, आपकी आर्जिनिन लाइसिन की, और दोनों की दोनों कैसी है, आपकी पॉजिटिव चार्ज है, और जो DNA है वो आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी बैकबोन में क्या होता है, फॉस्फेट। सो आपकी हिस्टोन कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो DNA है आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव हिस्टोन प्लस नेगेटिव DNA, तो स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन होता है उनके अंदर, ये ध्यान रखना। तो DNA मोस्टली कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी बैकबोन में क्या है, फॉस्फेट, और ये दोनों कैसी है, आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली बेसिक प्रोटीन। राइट आंसर आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, टस प्रोटीन एंड टस सीक्वेंस। देखो ये दोनों काम आती है आपकी रेप्लिकेशन में, कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ठीक है। टस है वो जुड़ जाती है आपकी टर साइड पे जाके, ठीक है, तो ये मोस्टली काम आती है आपकी जो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है, ठीक है, जो लास्ट स्टेज होती है आपकी, जैसे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर काम आती है आपकी टस और टर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ट्विंकल प्रोटीन इज वर्क एज। देखो जब भी माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन की बात होगी, माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन की बात होगी, तो वहां पे जो हेलिकेज का काम करेगा, वो हेलिकेज का काम करता है आपके ट्विंकल प्रोटीन, ठीक है। और ये बिलोंग करता है आपके, ट्विंकल है वो बिलोंग करता है किससे, SF4 हेलिकेज फैमिली से, SF4 हेलिकेज फैमिली, इसे ध्यान रखना। सो ट्विंकल प्रोटीन क्या है, एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल हेलिकेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 देखो, अबॉर्टिव इनिशिएशन इज कॉमनली सीन इन। देखो जब ट्रांसक्रिप्शन चलता है, राइट आंसर इसका ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो RNA पॉलीमरेज स्टार्टिंग में क्या करता है, वो छोटे छोटे RNA मॉलिक्यूल्स बनाता है, हठात बनाता है, फिर वहां से हट जाता है, हठात बनाता है, फिर वहां से हट जाता है, वहां से पॉलीमरेज रिलीज होता रहता है, ठीक है, प्रमोटर से। तो ये चलता है जब तक आपके विशेष सेगमेंट नहीं बन जाए तब तक। तो 20 सेगमेंट बनने तक क्या होता है, RNA पॉलीमरेज थोड़ा सा RNA बनाया फिर हट गया, बनाया फिर हट गया, तो बार बार वो क्या है, अबॉर्ट हो रहा है वहां से। तो इसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना। 18 देखो, रट प्रोटीन सॉरी रट साइट एंड रो प्रोटीन रिलेटेड टू। इसका ध्यान रखो, ये काम आती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन से, ठीक है। जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है वहां पे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जो रो प्रोटीन है वो आपकी रट साइट पे जाके जुड़ जाती है, ठीक है, RNA पे, और उसके साथ फिर मूव अलोंग द RNA यूजिंग द ATP, और फिर काम क्या करती है आपकी, टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। तो ये चीज ध्यान रखना। सो रो प्रोटीन कैसी आपकी ATP डिपेंडेंट है, ठीक है, ATP समझ सकते हैं इस चीज को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 देखो, द स्टेम लूप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इंटेंसिक टर्मिनेशन इज रिचिंग। तो जैसे एक तो होता है आपके इंटेंसिक और एक्सटेंसिक, जो अलग अलग टर्मिनेशन होते हैं, उसके अंदर जो आपका इंटेंसिक वाला है वहां पे एक लूप बनती है, स्टेम लूप, ठीक है, जो होती है आपकी जी सीरीज, ठीक है। इसके अंदर आपकी RNA हेयर पिन लूप बन जाती है, ठीक
ठीक है, पहले होगा जीसी और जीसी के पास में होगा यू। ठीक है, सो पहले जीसी रिच हेयर पिन होगी, फिर उसके बाद यू रिच। तो कैसे आइए, जीसी रिच। 20 देखो, रट साइट इज रिच इन, तो रट साइट के अंदर होता है मोस्टली आपका साइटोसिन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। देखो ऐसी चीज़ क्या बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना स्टेम लूप जो बनती है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में, वो होती है आपकी जी सीरीज। उसके बाद में होता है उसमें यूरेसिल। और अगर आप रो डिपेंडेंट में जो रट साइट की बात करोगे, रट साइट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है साइटोसिन, और उसके बाद में होता है ग्वानिन। 21 देखो, डीएनए फोर्टिलाइज एंजाइम यूज्ड इन विच डीएनए रिपेयर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डीएनए का जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है, वहाँ पे काम आती है आपकी ये जो पाथवे है, वो कौन सा है, डायरेक्ट रिपेयर वाला। डायरेक्ट रिपेयर में होता क्या है, जो थायमिन डाइमर बनता है, थायमिन डाइमर में जो डीएनए फोटोलाइज है, वो लाइट यूज करके उस डैमेज को रिवर्स करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम किस में काम आता है, डायरेक्ट रिपेयर में। और डायरेक्ट रिपेयर में जो डाइमर बनता है वो थायमिन का बनता है, ध्यान रखना। 22 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम ड्यू टू डिफेक्ट इन। देखो एक रिपेयर सिस्टम होता है, ये रहा एनईआर। ठीक है, एनईआर का मतलब हो गया न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। ठीक है, एनईआर क्या करता है, जो बल्कि डीएनए लेसेंस है उनको वहां से क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम, उन दोनों डिजीज के अंदर जो एनईआर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे, ये वहां पे डिफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के अंदर क्या होता है, जो जीरोडर्मा, इसमें क्या होता है, यूवी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई यूवी सेंसिटिविटी, जिससे क्या होता है, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और जो कोकेन सिंड्रोम है, ठीक है, वो अफेक्ट होता है आपके जो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड एनईआर है उसके अंदर। सो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम दोनों के दोनों किसकी वजह से है, एनईआर की वजह से। 23 है, एंजाइम बेसिकली यूज्ड इन बेस एक्सिशन रिपेयर। एक तो था एनईआर और एक आपका बीईआर, बेस एक्सिशन रिपेयर। ठीक है, बेस एक्सिस रिपेयर के अंदर क्या करता है, डैमेज को पहचानता है और उसको क्लीव करके रिमूव कर देता है। क्या करता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ के, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ के। ठीक है, तो आपके बीईआर के अंदर कौन सा होगा, जो आपके डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, वो काम आता है इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 24 देखो, इनकरेक्ट अबाउट एनईआर, वही न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसने पहला दिया कि क्लीव एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये सिर्फ बीईआर का है, नॉट एनईआर। ठीक है, बीईआर के अंदर क्या होता है, जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है, जबकि एनईआर क्या करता है, जो डैमेज्ड पार्ट है न्यूक्लियोटाइड वाला, उसको कट करता है। ठीक है, बैकबोन के अंदर। तो ये पहला तो गलत हो गया, तो इनकरेक्ट तो यही है। इसके बाद में क्या है कि इकोलाई के अंदर जो आपके एनईआर है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं। जैसे यूवीआर ए है, इसका काम है डैमेज साइट को पहचानना। ठीक है, और यूवीआर बी होता है, उसका काम है डैमेज को वेरीफाई करना। ठीक है, और यूवीआर सी होता है, उसका काम है इंसाइजन। और यूवीआर डी काम करता है हेलिकेज का, जैसे रिमूव करेगा डैमेज पार्ट को। किसके द्वारा, ये रहता है ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द की मैकेनिज्म ऑफ एनईआर। तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ना बीईआर का काम है, ना कि एनईआर का। लास्ट क्वेश्चन आज का 25, इनकरेक्ट मैच फंक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर। अलग अलग सिग्मा फैक्टर होते हैं, तो देखो 24 वाला नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, इसने लिखा है हीट शॉक रिस्पॉन्स, नहीं 24 आता है आपके, सॉरी 54, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए है। 28 फ्लैजेला सिंथेसिस के लिए है। 32 हीट शॉक रिस्पॉन्स के लिए है। 38 आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स या ऑक्सीडेटिव या ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, और एक आपके 70 और होता है सिग्मा 70,
वो था आपके हाउस कीपिंग जीन्स। तो ये ध्यान रखना, 54 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, 28 फ्लैजिला सिंथेसिस, 32 हीट शॉक रिस्पॉन्स, 38 ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन के साथ में अपन ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको भी साथ साथ रिवाइज किया है। तो अभी इनके अलावा 75 क्वेश्चन और है। तो 75 क्वेश्चन में तो आपकी ऑलमोस्ट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका रिवीजन हो जाएगा। और इन 100 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, स्टेटमेंट से मिल जाए, कोई वन लाइनर मिल जाए। तो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा इन सेशन से। 100 क्वेश्चन होने के बाद ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो जरूर देखते रहना। और अगर आपको सेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट कर रखी है, जो अपना जोन लाइफ साइंस ऐप है। टॉपिक वाइज आपके 5 से टेस्ट अपलोड हो गए। बाकी आपके अगस्त मंथ के अंदर सारे के सारे आपके सेट टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सो बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, तो उसको ज्वाइन करनी होता है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।